विद्यार्थियों, साइंस की क्लास में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है आपका उत्सर्जन तंत्र, या कि फोर्थ ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें है। लगातार बने रहना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूं। और जो मैं ये नोट्स लाता हूं या आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से लाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। साइंस का जो भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान में, या फिर कोई सा भी देख लीजिए, वो आता है हमेशा एनसीईआरटी और आरबीएससी की एग्जाम से, और वहीं से मैं आपका ये नोट्स लाता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है उत्सर्जन तंत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? तो उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था होती है। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उनको शरीर से क्या कर देना है? बाहर निकाल देना, मतलब त्याग कर देना। उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जैसे आपका पसीना है, शरीर से निकलता है, तो पसीना क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो पसीने से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, तो ये भी क्या है? एक उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। अतः उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। यह अपशिष्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जब कोशिकाएं कार्य करती हैं। तो कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? आपका अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करती हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है कोई भी प्राणी उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता है। मतलब हमारे पास जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ होगा, और उनको ही हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक अत्यंत ही क्या है? आवश्यक क्रिया है। मतलब इस जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत जरूरी है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है ये। ठीक है, बहुत ये हानिकारक हमारी बॉडी के लिए। अन्यथा ये विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणी शरीर में आविष के समान कार्य करते हैं। मतलब ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अगर हम इनको नहीं त्यागते हैं तो हमारे शरीर के लिए जहर के समान कार्य करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से होता है। तो ये क्वेश्चन यहां से आ जाएगा क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? पहला क्वेश्चन आ गया यहां पर। तो किसके माध्यम से होता है? ये आपका फेफड़ों के माध्यम से होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका अपशिष्ट पदार्थ है। संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन हेतु एक विशेष तंत्र जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है कार्य करता है। इस तंत्र में वृक्क मुख्य भूमिका निभाता है। तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो उसका निष्कासन होता है आपका किसके द्वारा? वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा होता है। ये आपको पता होना जरूरी है। तो इसको मैं ये क्या कर रहा हूं? बॉक्स में कवर कर रहा हूं। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, फिर जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उनको जरूर याद करके जाना है। बोलेगा कि वृक्क के द्वारा मुख्यतः किस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो वो होता है किसका? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है नाइट्रोजनी अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं। तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनके टाइप कितने हो गए हैं? तीन प्रकार के। पहला आपके पास है क्या? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? ये होता है NH3। क्या होता है? NH3। ठीक है, अमोनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अमोनिया उत्सर्जन, अमोनियो उत्सर्जन प्रक्रिया मतलब अमोनियोटिलिज्म के द्वारा संपन्न किया जाता है। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर तथा जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अमोनिया का जब हम शरीर से बाहर निकालेंगे अमोनिया को, तो इसको निकालने के लिए अधिक मात्रा में किसकी जरूरत पड़ती है? जल की। और ये किस में पाया जाता है? और जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन से जीव पाए जाते हैं? जलीय जीव पाए जाते हैं। तो ये जलीय जीव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अमोनिया। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा कि जो अमोनिया है, अमोनिया किन जीवों में पाया जाता है अपशिष्ट पदार्थ, तो आपको ध्यान रखना है अस्थिल मछलियां, उभयचर जिसको बोलते हैं एम्फीबियन, और जलीय कीट, ये पाया जाता है इनमें क्या अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया पाया जाता है। और जिन जीवों में अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे, ऐसे जीवों को बोलेंगे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक जीव बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब बोलेगा कि निम्न में से कौन सा अमोनोटेलिक जीव है, तो यहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं अमोनिया जिसमें पाई जा रही है, एक तो है आपका अस्थिल मछलियां, तो अस्थिल मछलियां हैं, अस्थिल मछलियां। दूसरा है आपका क्या, उभयचर जिसको बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर मतलब वो जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे आपका मेंढक है, ये क्या है, उभयचर है। इसके अलावा आपका क्या है, जलीय जीव, जलीय कीट हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा अमोनोटेलिक जीव है, तो वो हो जाएगा अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा, अमोनोटेलिक जीवों में उनका अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, तो उनका अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। यहां पर इतने ही क्वेश्चन आएंगे 3 टाइप के, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के बारे में, और वो है आपका क्या, यूरिया है। तो दूसरा टाइप आ गया है नाइट्रोजन अपशिष्ट का, यूरिया आ गया है। मुख्यतः यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी, समुद्री मछलियां आदि करते हैं। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। इंग्लिश का वर्ड याद करना है, यूरियोटेलिक। क्या है, यूरियोटेलिक। तो जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं क्या, यूरियोटेलिक जीव बोला जाता है। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित करता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, वो करता है आपका यकृत करता है, लीवर करता है, जिसे वृक्कों द्वारा मतलब किडनी द्वारा निस्यंदन कर मतलब फिल्टर कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आपका जो यूरिया के बारे में क्या लिखना है, तो जो यूरिया है, यूरिया है, पहली बात तो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है ये, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ। और ये यूरिया अपशिष्ट पदार्थ किन जीवों में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका स्तनधारी, जो मानव हो गए ना, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उनको बोलते हैं स्तनधारी। जैसे मानव है, मानव में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब स्तन ग्रंथि से क्या निकलता है, दुग्ध निकलता है, दुग्ध का स्रावण करते हैं, उनको बोलते हैं स्तनधारी जीव, ठीक है। स्तनधारी हो गया है। इसके अलावा समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां, ये दो ही एग्जाम्पल है क्या, यूरियो उत्सर्जित करने वाले जीवों का। अच्छा, जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक जीव बोला जाता है, यूरियोटेलिक जीव। अब क्वेश्चन यहीं पर ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा यूरियोटेलिक जीव है। आपको दो ही एग्जाम्पल याद करने हैं, एक तो स्तनधारी, एक है समुद्री मछलियां हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यूरिया जो आपका अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है कौन, आपका यकृत करता है, लीवर करता है। और यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतना ही आपको याद करना है इस स्लाइड में, ठीक है। तो पहली बात, यूरिया क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ है ये किस किस जीवों में पाया जाता है, तो एक है स्तनधारी, एक है समुद्री मछलियां। फिर जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है। और अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है, ठीक है। और जो यकृत है, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये हो गया इस स्लाइड के बारे में, लगातार बने रहना है, साथ साथ ये लिख लेना है ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है तीसरा टाइप नाइट्रोजनी अपशिष्ट का, यूरिक अम्ल। क्या है, यूरिक अम्ल है।
तो यूरिक अम्ल के बारे में क्या है कि पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो ये किस किस में पाया जाता है यूरिक अम्ल? पक्षियों, सरीसृपों और कीटों में ये पाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई है। और इसमें किसको परिवर्तित किया जाता है? तो अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो देखिए, जो आपका यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका आपका जो पक्षियां वगैरह हैं, जैसे आपका कबूतर देखा होगा आपने, पिजन कबूतर को, तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या होता है? ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है। क्यों? क्योंकि इनमें पाया जाता है यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए, मतलब उत्सर्जित करने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जित, मतलब यूरिकोटेलिक जीव कहा जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं यहां पर अभी यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल के बारे में पहली बात ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। और कौन सा है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट के ही हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार। तो ये यहां पर लिख देता हूं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट है ये। ठीक है। दूसरी बात, यूरिक अम्ल है, ये अपशिष्ट पदार्थ किस किस जीवों में पाया जाता है? तो देखिए, पक्षियां हो गए हैं, पक्षी हो गए हैं, सरीसृप हो गए हैं, रेप्टाइल होते हैं ना, सरीसृप हो गए हैं। इसके अलावा जो कीट हैं, इनमें पाया जाता है। ठीक है। यूरिक अम्ल में क्या होता है कि इसमें इसका निर्माण करने के लिए अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है? यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, यूरिक अम्ल में बदला जाता है। ठीक है। इसके अलावा यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए क्या कर, जल की कम आवश्यकता पड़ती है। जल की अत्यंत कम आवश्यकता पड़ती है, अत्यंत कम जल चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और जिनमें यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल अपशिष्ट पाया जाता है, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक जीव बोला जाता है। यूरियोटेलिक जीव बोला जाता है। अब क्वेश्चन यहां से आएगा कि यूरियोटेलिक जीव हैं, ऑप्शन देगा पक्षी, सरीसृप, कीट, या फिर और चौथा बना देगा, या फिर ऐसे देगा इनमें से कौन सा यूरियोटेलिक जीव नहीं है या फिर है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इस स्लाइड में आपको यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गए नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के बारे में हमने बात कर ली है। अब चलिए आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, बात कर लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उनका क्या करता है? निष्कासन करता है। और मनुष्य क्या है आपका? मेरे को बताइए। मनुष्य ऐसे आएगा, मानव है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो ऐसे आएगा यूरियोटेलिक जीव। तो पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा हो जाएगा अमोनोटेलिक जीव, अमोनोटेलिक जीव। और तीसरा क्या हो गया है? यूरियोटेलिक जीव। यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और टेलिक जीव। और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपको दिखा दो एक बार। यूरिया पाया जाता है मानव में। ठीक है। तो देखिए, मानव में क्या पाया जाता है? यूरिया। और मानव किस में आता है? स्तनधारी में आता है। देखिए यहां पर स्तनधारी,
और इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। तो मानव क्या है, यूरियोटेलिक। तो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ये क्या है, यूरियोटेलिक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ भी है। राजस्थान में जो एग्जाम हुई है, अधीनस्थ बोर्ड ने कराई है, वो आया है उनमें। ठीक है, आगे देखिए, इस तंत्र में जो आपका उत्सर्जन तंत्र है मानव का, इस तंत्र में क्या क्या पाया जाता है, दो तो वृक्क पाए जाते हैं, मतलब 2 किडनीज पाई जाएंगी, एक मूत्राशय पाया जाएगा, मतलब ब्लेडर पाया जाएगा, 2 मूत्र वाहिनियां, मतलब यूरेटर्स पाया जाएगा, तथा एक क्या पाया जाएगा, मूत्र मार्ग, मतलब यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से आएगा क्या, कि मानव उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं। अब वो दे देगा 2 वृक्क, एक मूत्राशय, 2 मूत्र वाहिनियां और एक मूत्र मार्ग। एक गलती दे देगा, ऐसे बोल देगा मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या फिर सत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। तो मैं नीचे वाले इसको तो एक बार साफ कर देता हूं, इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं इसके बारे में। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में, मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है, पहली बात, 2 तो क्या पाई जाएंगी, वृक्क पाए जाएंगे। वृक्क, जो क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी। तो 2 तो किडनी पाई जाती हैं। अच्छा, एक क्या पाया जाता है, मूत्राशय। एक पाया जाएगा मूत्राशय, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लेडर बोलते हैं। और 2 क्या पाई जाएंगी, 2 पाई जाएंगी मूत्र वाहिनियां। मूत्र वाहिनियां, मैं जो बता रहा हूं ना, वो ही याद करके जाना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 2 मूत्र वाहिनियां, जिसको बोलते हैं क्या, यूरेटर्स बोला जाता है। और एक क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है आपका मूत्र मार्ग। क्या पाया जाता है, मूत्र मार्ग, जिसको बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसे क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो देखिए 2 किडनी तो ये हो गई हैं। ये क्या है, 2 किडनी, ये सेम के बीज के आकार की हैं। क्या है, सेम बीज के आकार की। ठीक है, एक ये हो गई इस तरफ किडनी, तो 2 तो क्या हो गई है, ये किडनी हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, अब 2 क्या पाई जा रही थी, मूत्र वाहिनी पाई जा रही थी। तो देखिए ये है मूत्र वाहिनियां, ये है मूत्र वाहिनियां। एक तो ये हो गई मूत्र वाहिनी, और दूसरी ये हो गई है मूत्र वाहिनी। क्या होगी, दूसरी ये वाली होगी मूत्र वाहिनी। एक क्या पाया जाता है, मूत्राशय। देखिए ये है मूत्राशय, ये एक ही तो मूत्राशय। और एक पाया क्या पाया, मूत्र मार्ग। देखिए एक ही तो ये मूत्र मार्ग है, यहां से हम क्या, मूत्र का त्याग कर देते हैं। तो ये होता है इसमें क्या, मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 2 तो ये वाला तो क्या हो गया है, 2, एक तो ये हो, दोनों ये क्या है आपके, मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी 2 हो गई है मूत्र वाहिनी। एक ये है आपका क्या, मूत्र मार्ग है, मूत्राशय, सॉरी मूत्राशय, क्योंकि जहां पर मूत्र इकट्ठा होगा उसको बोलते हैं मूत्राशय। तो मूत्राशय कितना पाया जाता है, 1 है। और ये हो गया आपका क्या, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा किडनी, एक तो ये किडनी हो गई, एक ही किडनी। तो किडनी कितनी होती है, मतलब इसको बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं, वृक्क, इंग्लिश बोलते हैं किडनी। और किडनी क्या पाई जा रही थी, 2। और यही बात हमने की थी, देखिए पिछली स्लाइड दिखा दूं। देखिए 2 किडनी है, एक मूत्राशय है, 2 मूत्र वाहिनियां हैं, और एक मूत्र मार्ग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे ये हमने चित्र के बारे में बात कर ली है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है अब किडनी के बारे में बात लेते हैं। किसके बारे में, किडनी, जो आपके 4 भाग थे, किसके, देखिए 4 भाग हैं। एक तो वृक्क हो गया है, मूत्र वाहिनी हो गई है, मूत्राशय हो गया, और मूत्र मार्ग। इनके बारे में अब बात करते हैं। चलिए, तो पहला आपका हो गया है वृक्क, जिसको बोलते क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्वेश्चन आएगा मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो वो क्या है आपका, किडनी है, वृक्क है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों को क्या क्या करता है, बाहर निकालता है। मतलब 75 से 80% जो
अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किससे निकलते हैं? वृक्क से। बाकी का जो हो गया जैसे पसीना निकल गया उसे निकलता है अलग, ठीक है। तो 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। साथ ही शरीर में स्रावित समस्त रसों का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। यह सेम के दानों की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। आकृति कैसी हो गई है? सेम के दानों की तरह। क्वेश्चन आता है वृक्क की आकृति होती है सेम के आकार की होती है, और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है भूरे रंग का। भूरा रंग होता है किसका? किडनी का, ठीक है। आगे देखिए, ये उदर गुहा में पीठ की ओर, उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे, देखिए उदर गुहा में पाई जाती है। पहली बात तो उदर गुहा में पाई जाती है और पीठ की ओर पाई जाती है। पीठ की ओर पाई जाती है और आमाशय जो हमारा होता है, स्टोमच होता है, उसके नीचे पाई जाता है। ये बात बहुत ही क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये स्थिति। ये क्या है? वृक्क की स्थिति के बारे में बता रहा है कि लोकेशन ये पाया कहां पर जा रहा है हमारी बॉडी में। तो उदर गुहा में पाया जाएगा और पीठ की ओर, जो हमारी पीठ होती है वहां पर, और आमाशय के नीचे की ओर कशेरुदंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित होता है। कशेरुदंड का दायां और बायां भाग होता है, वहां पर स्थित होता है। वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है। जो वृक्क होता है ऐसे ये वृक्क होता है, ऐसे ये वृक्क होता है, ऐसे इतना होता है, ऐसे वृक्क। यहां पर बीच में एक ऐसी खांच होगी, ऐसी क्या होगी? खांच। एक खांच होती है जो हाइलम कहलाती है। तो ये जो खांच होती है इसको क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। ये समझ में आ गया क्या? तो ये हाइलम कहलाती है। मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं व रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। तो इस हाइलम से होकर के क्या करेंगी? आपकी मूत्र नलिका, लेकिन मूत्र नलिका इससे ही निकलती है। तंत्रिका व रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी भाग में, यहां पर इसका ये भीतरी भाग हो जाएगा। भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्क के श्रेणियां, मतलब पेल्विस पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाएगी? पेल्विस पाई जाएगी, पेल्विस पाई जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, पाई जाती है। आगे देखिए, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं। जो वृक्क होता है इसका दो भाग होता है। जैसे मैं वृक्क बना दूं, ऐसे क्या है? आपका वृक्क है, तो ये बीच में क्या था? यहां पर बीच में हाइलम था। ये क्या था? हाइलम था। और हाइलम से क्या गुजर रहा था? तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां और मूत्र वाहिनी ये निकल रही थी, ये अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। और इसका ये हाइलम का जो अंदर वाला भाग है ये क्या कर रहा था? पाइलोरिक कहला रहा था, पाइलोरिक, पेल्विस कहला रहा था। ये देखिए यहां पर है, देखिए वृक्कीय श्रेणी, इंग्लिश का वर्ड याद करना, पेल्विस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पाइलोरिक अलग होता है, पेल्विस कहलाता है, ठीक है। सॉरी इसके लिए, गलती के लिए। तो क्या कहलाता है? पेल्विस कहलाता है, पेल्विस कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बोल रखा है कि इसका बाहरी वलकुट जो होता है, ये वाला जो बाहरी भाग है इसका, ये वाला बाहरी भाग, ये बाहर जो होता है ना, ये भाग में इसको कलर अलग कलर से शो कर दूं इसको। तो ये जो भाग है, ये बाहरी भाग, ये वाला भाग, ये ऐसे जो बाहर भाग है ना, ये बीच वाला जो मैंने कलर से अलग कलर से शो किया है, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? आपका वलकुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वलकुट। तो ये लीजिए आपका क्या है? ये कोर्टेक्स जिसको बोलते हैं। तो ये है आपका क्या? वलकुट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तथा भीतरी भाग, अब जो ये बाहर अंदर जो भाग बच गया है, क्या जो ये वाला भाग बच गया अंदर, ये वाला भाग, ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाता है? आपका मध्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है, जिसको बोलते हैं क्या? मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। मतलब एक वृक्क है, उसके अंदर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और उन छोटी छोटी इकाइयों को बोलते हैं कूपिका, अर्थात सॉरी नेफ्रॉन बोलते हैं। कूपिका तो आपकी फेफड़ों की इकाई होती है। जो नेफ्रॉन होता है, ये छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन? वृक्क।
और उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या बोलते हैं, आपका नेफ्रॉन बोलते हैं। तो जो वृक्क है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, तो जिन्हें वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। तो समझिए, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है वो वृक्क क्या होती है, वृक्क की अर्थात किडनी की संरचनात्मक संरचनात्मक वे क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों, देखिए जैसे हमारा घर है ये छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो ईंट क्या हो गई, हमारे घरों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो गई है। वैसे ही जो ये वृक्क है, ये वृक्क है, ये छोटी छोटी नेफ्रॉन, ऐसे मानिए नेफ्रॉन को ईंट मानिए, नेफ्रॉन को क्या मानिए, ईंट। तो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है वृक्क। तो नेफ्रॉन क्या हो गया है, वृक्क की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई है किसकी, किडनी की। ठीक है, और नेफ्रॉन के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने होते हैं, दो भाग। आगे देखिए, तो ये दो भाग होते हैं किसके, नेफ्रॉन के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए ये हमने बताया था कि बीच में जो पाया जाता है, ये यहां पर ये तो क्या पाया जाता है, हाइलम होता है। ठीक, ये क्या है आपकी, इसमें ये छोटी छोटी देखिए स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी संरचना, छोटी छोटी संरचना अंदर पाई जाएंगे, ऐसे छोटी छोटी। इनको क्या बोलते हैं हम, आपका नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे वल्कुट के बारे में हमने पढ़ा था, मध्य पीडांत ये आप छोड़िए, एक तो हाइलम के बारे में ध्यान रखना है आपको, वल्कुट क्या होता है ये बात करनी है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं। ये आपको मैं नोट्स के रूम में दे दूंगा इसकी पीडीएफ। और देखिए ये फिर एक यहां से ले लिया, क्या इसकी अंदर एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ले ली, एक नेफ्रॉन की, और इसकी स्ट्रक्चर को यहां पर दिखा रहा है कि नेफ्रॉन में इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। क्यों, क्योंकि जो आपका वृक्क होता है, किडनी होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से। तो अब एक नेफ्रॉन की संरचना पढ़ते हम। चलिए, तो यह है आपके पास पहला क्या, कि नेफ्रॉन में एक आता है, नेफ्रॉन की संरचना में बोमेन संपुट। क्या होता है, बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, यह नेफ्रॉन की ऊपरी भाग में पाया जाने वाला कप के आकार का थैला होता है। मतलब किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। एक मिनट रुकिए, इस प्रकार का ये थैला होगा, ऐसे कप के आकार का इस प्रकार का थैला होगा, और नीचे यहां से ये लीजिए, यहां से ऐसे नलिका निकलेगी, ऐसे नलिका निकलेगी। तो ये जो भाग है ये कप आकार का, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। थैला होता है, बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा आता है। मतलब एक बड़ी नलिका आएगी, और ये बड़ी नलिका आगे चल करके यहां पर आएगी ना इसमें, तो छोटी छोटी नलिकाओं में ऐसे टूटती हुई आएगी, और ये क्या लाती है, अशुद्ध ब्लड लेकर के आती है। क्या लाती है, अशुद्ध ब्लड। ठीक है, तो ये ला रही है अशुद्ध ब्लड। केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। तो देखिए गुच्छा है एकदम बिल्कुल, ये गुच्छा है केशिकाओं का। इन गुच्छों को ग्लेमेरुलस कहा जाता है। तो ये जो गुच्छा है ये तो क्या हो गया, जो कप आकार की ये संरचना तो क्या हो गई हमारे पास, बोमेन संपुट है। तो ये तो है आपका बोमेन संपुट। क्या हो गया है, बोमेन संपुट है। और ये है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, जो ये आपकी गुच्छिकाएं हैं, नलिकाओं की गुच्छिकाएं, इनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, वह धमनी से जुड़ा होता है। जो गंदा खून लाएगा, देखिए ये जाएंगी भी ऐसे, फिर ऐसे क्या करेंगे, ये जाएंगी भी, ये गुच्छिकाएं ये इस तरफ तो आ रही हैं ऐसे, और ये फिर जा रहेंगी। तो ये जो खून ला रही हैं, ये खून ला रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, वृक्क धमनी। क्या बोलते हैं, वृक्क धमनी। इनको बोलते हैं वृक्क धमनी। तो एक सिरा हो गया इनका वृक्क धमनी जुड़ा होता है, तथा द्वितीयक हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा जो ये जा रहा है, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, ये रक्त लेकर के जा रहा है। यहां पर खून छन गया है, यहां पर ऐसे खून छन रहा, अपशिष्ट पदार्थ यहां पर आ रहे हैं इसमें। ठीक है,
तो ये जब जाएंगी तो ये शुद्ध खून लेकर के जाएंगी। तो जो शुद्ध खून लेकर के जाते हैं उनको बोलते हैं स्वच्छ रक्त को ले जाने वाली वृक्कशिरा होती है। तो शुद्ध खून लेकर के कौन जाती है? वृक्कशिरा से जुड़ा होता है। ये समझ में आ गया होगा ये मेरी बात, ठीक है। आगे देखें, आगे बात करते हैं वृक्क नलिका के बारे में। तो यह बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका होती है। कैसे थी? देखिए हमने ऐसा चित्र बनाया था, ऐसा ऐसा चित्र बनाया था और ये नलिका थी, ये लीजिए। तो ऐसे नलिका आ रही थी बहुत सारी, है ना, ऐसे नलिका आ रही थी, क्योंकि पीछे एक क्या होती है, बड़ी नलिका होती है, फिर वो टूटती है छोटी छोटी नलिकाओं में। ऐसे नलिका आ रही थी, फिर जा रही थी। तो जाने वाली को मैं अलग लाइन से कर देता हूं, ऐसे ये जा रही थी, ठीक है। तो ये जो आती हैं, जो ये ऐसे आती हैं, इनको तो क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनी बोलते हैं। क्योंकि अभियान क्या होता है? पास, जो पास खून लेकर के आती है, किसमें? ग्लोमेरुलस में, सॉरी बोमन संपुट में। तो उनको तो क्या बोलते हैं आपका? अभिवाही। और जो खून लेकर के जाएंगी ऐसे ये नलिका, तो उनको क्या बोलते हैं? मतलब दूर जा रही हैं, तो दूर का मतलब अप यानी होता है दूर, तो उनको बोलते हैं अपवाही धमनी। क्या बोलते हैं? अपवाही धमनी, ठीक है। और इनमें क्या पाया जाता है? शुद्ध खून। तो शुद्ध खून को लेकर के जाती है वृक्कशिरा। कौन लेकर के जाती है? वृक्कशिरा। और अशुद्ध ब्लड को कौन लेकर के आ रही है? वरक धमनी। कौन लेकर के आ रही है? वरक धमनी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इन जो नलिकाओं का जो गुच्छा पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। अब ये नीचे जो ये होती है ये नलिका, इसको बोलते हैं वृक्क नली। तो ये यहां से स्टार्ट होती है, नीचे बोमेन सपोर्ट के निचले भाग से यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं वृक्क नली। क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ही होगी। तो वृक्क नली यहां से स्टार्ट होती है, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्रण करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में यह नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित है। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, फिर आगे चित्र है अच्छे से समझा दूंगा मैं, ताकि प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपके सामने क्रिएट ना हो। आगे जो ये नलिका थी नीचे, ये हेयर पिन नुमा कुंडल हैंडल लूप का निर्माण करती है। अब देखिए मैं चित्र दिखाता हूं आपको। चित्र आपका है, ये है आपका चित्र। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार का। ये तो हो गया क्या? ये जो कप आकार की ये संरचना, ये तो क्या हो गया आपका? बोमेन संपुट। तो ये तो हो गया आपका बोमेन संपुट हो गया है। क्या हो गया? बोमेन संपुट। और ये जो नलिका है, देखिए यहां पर ऐसे नलिका है, ये क्या है आपकी? ग्लोमेरुलस है। तो ये नलिका क्या है? ग्लोमेरुलस। यानी जो नलिकाएं होती है उनका गुच्छा कहलाता है ग्लोमेरुलस। अभी यहां से स्टार्ट हो रही है क्या आपकी? मैं कलर अलग लेता हूं, कलर ये वाला लेता हूं मैं, ये नीला कलर। यहां से स्टार्ट हो रही है वृक्क नलिका। देखिए वृक्क नलिका ऐसे चल रही है, ऐसे, ये फिर ऐसे चल रही है, ऐसे ये चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। ये ऐसे चल रही है आपका। तो देखिए यहां पर हेयर पिन की तरह, देखिए हेयर पिन की तरह घूम गई ना ये। इस जो ये यहां पर ये संरचना है, ये संरचना ये हेयर पिन की तरह है, इसको बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेनले का लूप बोला जाता है। फिर ये आगे जा रही है ऐसे, क्या जा रही है? ऐसे आगे जा रही है। तो जो आपकी वृक्क नलिका ये तीन भागों में बटी होती है। क्या? तीन भागों में ऐसे बटी होती है, जा रही है ऐसे, फिर शाखाओं में बट रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जो आपकी वृक्क नलिका होती है, मैं पीछे लेता हूं एक बार। वृक्क नलिका होती है, तीन भागों में बटी होती है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, वृक्क नलिका है तीन भागों में। पहला तो हो गया है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका पहली तो ये हो गई है। दूसरा हो जाएगा हेनले का लूप, हेनले का लूप। और तीसरा हो जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका।
बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए स्ट्रक्चर में दिखा दूं, 3 भाग हैं इसके। देखिए ये तो हो गई क्या, समीपस्थ कुंडली नलिका, ये वाली पास में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका। फिर यहाँ पर देखिए ये हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, इसको बोलते हैं हेनले लूप। और ये फिर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आगे ये आ रही है, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, मूत्र का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ लेते हैं। पीछे हमने पढ़ लिया है वृक्क नलिका के बारे में। चलिए, मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। तो मूत्र कितने चरणों में संपादित होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, 3 चरणों में संपादित होता है। पहला होता है गुच्छीय निस्पंदन, मतलब जो आपकी नलिका आ रही थी, देखिए ऐसे हमारे पास ये क्या था, बोमेन संपुट था। क्या था, बोमेन संपुट। और यहां पर क्या आ रही थी, ऐसे नलिका आ रही थी, फिर ये जा रही थी। तो ये जो नलिका ये खून ला रही है अशुद्ध ब्लड को, ये क्या होगा, छनेगा। मतलब इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यहां पर आ जाएंगे छन करके। ठीक है, ये छलनी की तरह कार्य करता है। ये कौन, बोमेन संपुट। तो ये रक्त आ रहा है इस नलिका में छन करके ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो पहला तो हो गया निस्यंदन, फिर आ गया पुनः अवशोषण। तो देखिए जब इस नलिका में छनेगा तो कुछ आवश्यक पदार्थ भी यहाँ पर आ जाते हैं, छन जाते हैं। कह देते हैं आवश्यक पदार्थ भी छन जाते हैं, जैसे जल की अधिक मात्रा आ जाती है वैसे ही, है ना। तो इसका यहाँ पर इन जो ये नल इनकी दीवार होती है, इनकी ये दीवार होती है, इनके द्वारा क्या कहते हैं, पुनः अवशोषण। जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इनको अवशोषित करके यहाँ पर दीवारों में अवशोषित करके पुनः रक्त में भेज दिया जाता है। यह बात समझ में आ गई होगी। तो पुनः अवशोषण किया जाता है। तथा श्रवण, श्रवण मतलब त्यागना, मूत्र को त्याग दिया जाता है लास्ट में। ठीक है, जो मूत्र बना था, अपशिष्ट पदार्थ बने थे, उसको त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 चरणों में होता है। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित तो होता रहता है। यह रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। तो किसके द्वारा लाया जाएगा, वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। यह रक्त अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, किसमें, वृक्क धमनी में होता है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां। तो जो वृक्क धमनी थी ये एक मोटी नली थी, फिर ये वृक्क धमनी छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। तो इनकी शाखा क्या कहलाएंगी, अभिवाही धमनियां कहलाएंगी, एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाएंगी। नेफ्रॉन में बोमेन संपुट में जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। ठीक है, आगे समझिए। आगे हमने समझ लिया, यहां रक्त का निस्यंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रति मिनट करीब कितना होता है, 1000 से 1200 ml ब्लड को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। मतलब उसको फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। रक्त का निस्यंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। यहां रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास है यह निस्यंदन, मतलब जो फिल्टर किया है रक्त को, निस्यंदन फिर वृक्क नलिका में से गुजरता है। वृक्क नलिका की दीवारें घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो जो वृक्क नलिका है, वृक्क नलिका कितने भागों में बटी थी, 3 भागों में, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इनकी दीवार है वो किस ऊतक से बनी होती है, ये ध्यान में रख के जाना है। घनाकार उपकला ऊतक एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो वृक्क नलिका है इसकी दीवारें घनाकार उपकला ऊतक से बनी होती हैं। ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेती हैं। कैसे, समझिए ऐसे, जैसे हमारे पास ऐसे ये तो था क्या, बोमेन संपुट था, और ये नीचे क्या गया, वृक्क नलिका। ये क्या गया, वृक्क नलिका। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे वृक्क नलिका ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे ये चढ़ रही थी। तो नीचे ये स्ट्रक्चर जैसे घूम रही है, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। यहां तक तो ये क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये वाली क्या है, हेनले का लूप। ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे दोबारा से ऐसे आ जाएगी, ऐसे आएगी दोबारा। तो ये जो नलिका हो गई इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे होता है। देखिए यहां पर आएंगी क्या, आपकी ऐसे केशिकाएं आएंगी। ये क्या लाएंगी, अशुद्ध ब्लड को लाएंगी। ये क्या ला रही है, अशुद्ध ब्लड को। ये अशुद्ध ब्लड को लाएंगी, शुद्ध होकर के ये चला जाएगा ऐसे नलिकाओं में फिर से।
ठीक है। अशुद्ध, मैं मान लेता हूं कि इसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं, इस जो नलिकाएं ला रही हैं इनमें अपशिष्ट पदार्थ, इसको अलग कलर से, तो अपशिष्ट पदार्थ ऐसे छन कर आ गया है, क्या गया, अपशिष्ट पदार्थ आ गया है ये। और कुछ क्या हो गए, महत्वपूर्ण तत्व भी होते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया है, एमिनो एसिड हो गए हैं, वो आ जाते हैं इसमें। तो मैं उनको अलग कलर से शो कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये कलर लेता हूं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एमिनो अम्ल ये आ गए हैं, शर्करा वगैरह ये आवश्यक पदार्थ आ गए हैं, ठीक है। तो ये आवश्यक पदार्थ है, देखिए इनको हमें वापस से क्या भेजना पड़ेगा किसमें, रक्त में, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण है शर्करा ग्लूकोज वगैरह एमिनो अम्ल। तो ये क्या होगा, तो ये जो दीवार है, ये वाली दीवार, ये दीवार है, ये दीवार क्या करेंगी, इनको अवशोषित कर लेंगी इन एमिनो अम्ल वगैरह को, और दोबारा से किसमें भेज देंगी, ब्लड में भेज देंगी ये, ठीक है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे आता रहेगा, और अपशिष्ट पदार्थ को हमने देखिए अलग कलर से दर्शाया था, ग्रीन कलर से, तो अपशिष्ट पदार्थ ऐसे आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ये अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। और लास्ट में ये आ जाएगा, त्याग दिया जाएगा कहां पर, मूत्र मार्ग के द्वारा इसको त्याग दिया जाएगा इस अपशिष्ट पदार्थ को। ये समझ में आ गया होगा, और यही लिखा हुआ है वही मैं समझा रहा हूं। तो देखिए, तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। तो देखिए जो यहां पर आए थे आवश्यक पदार्थ, उनको अवशोषित करके दोबारा से रक्त में भेज दिया गया है। करीब 99% निस्पंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका, साफ रक्त किसमें जाता है, अपवाही धमनिका में जाता है, अपवाही धमनिका में एफरेंट आर्टियोल में संग्रहित करती हैं। पुनः पुनः अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते हैं, ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र निर्माण करते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ जो यूरिया था उसको नीचे फिर वो आगे बढ़ता रहता है, समीपस्थ कुंडली नलिका से हेनले का लूप, हेनले लूप से दूरस्थ कुंडली नलिका से, और लास्ट में वो मूत्र मार्ग के द्वारा त्याग दिया जाता है। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है, जहां से मूत्र मूत्र नली में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र नली यानी मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय वह अंग है जहां मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता है। तो देखिए ऐसे हमारे पास क्या थी, ये तो दो किडनी हो गई है, दो किडनी हो गई है, और यहां से क्या निकल रहा था, मूत्राशय, सॉरी मूत्राशय नहीं, मूत्र वाहिनियां निकल रही हैं, ऐसे दो मूत्र वाहिनियां, ठीक है, ऐसे मूत्र वाहिनियां निकल रही हैं। फिर ये जा करके यहां पर मिल जाएंगी ऐसे, ऐसे ये फिर यहां से ये जा रही हैं, ये हो गया। अब क्या, तो ये तो क्या हो गई है, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी क्या करती हैं, मूत्र को वृक्क से, किडनी से कहां पर लाती है, मूत्राशय तक लाती है। ये है आपका हो गया है मूत्राशय, क्या हो गया है, मूत्राशय हो गया है। यहाँ पर ये मूत्राशय हो गया है। जैसे जैसे यहाँ पर मूत्र आएगा, ये जो है ये दीवार, ये क्या रहेंगी, फैलती रहेंगी, ये क्या रहेंगी, फैलती रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया मूत्राशय। आगे देखिए, पर्याप्त मूत्र होने पर, यहां पर जो मूत्र है इस बॉक्स में जब मूत्र हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो इसकी सूचना भेजी जाएगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह सूचना भेजी जाएगी कि मूत्र पर्याप्त मात्रा में हो गया है, इस मूत्र को बाहर निकाला जाए। तो ये ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। तो यह संदेश भेजा जाएगा क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देगा मूत्राशय को कि मूत्र को त्यागा जाए बाहर। तब हमें क्या होती है, मूत्र लगने की प्रक्रिया होती है हमें, कि हाँ हमें मूत्र लग रहा है, तो वो मूत्र त्यागा जाता है यहां से। ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का संकुचन करता है। मतलब जो ये दीवार है ये ऐसे फूलेंगी, ऐसे फूलेंगी, पिचकेंगी ऐसे। तो जब ऐसे होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें मूत्र लग रहा है, तब हम मूत्र का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तथा मूत्राशयी अवरोधनी में शिथिलन पैदा करता है, इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। तो मूत्र को संपन्न करने वाली जो तंत्रिका होती है उसको क्या बोलते हैं, मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क शिरा लेकर जाती है। तो वृक्क द्वारा साफ जो किया गया रक्त होता है उसको लेकर कौन जाती है, वृक्क शिरा।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए हमारे पास क्या, मूत्र को किस प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो कैसे छनता है, कैसे यूरिया अलग होता है और किस प्रकार से इसका पुनः अवशोषण किया जाता है और कैसे इसको बाहर त्यागा जाता है। आगे देख लेते हैं अब क्या, उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र, कि उत्सर्जन में और कौन कौन से तंत्र भाग लेते हैं। मेन तो कौन भाग लेता है, आपका किडनी भाग लेती है, मतलब वृक्क भाग लेता है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। वृक्क के अलावा हमारे फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो उत्सर्जन में देखिए योगदान कौन कौन करता है, फेफड़े भी करते हैं। फेफड़ों के जरिए क्या निकलता है, CO2। तो फेफड़ों के जरिए तो देखिए CO2 क्या है, आपका अपशिष्ट पदार्थ है, तो CO2 निकल रहा है। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना वगैरह जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है, नमक साल्ट जो होता है वो निकलता है। यकृत भी क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे जहर हो गया है, जहर को क्या करता है आपका, निरावेशित करता है, ये नष्ट करता है, कम मात्रा में होता है तो। आदि भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। फेफड़े CO2 का तथा यकृत बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और विटामिन और स्टेरॉइड हार्मोन का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। तो यकृत किस किस का करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और विटामिन और स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करता है, ये मल के साथ उत्सर्जन करने में क्या करता है, मदद करता है। त्वचा जो होती है हमारी, जो त्वचा है ये नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ क्या करता है, साथ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन करती है। तो त्वचा के द्वारा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का क्या किया जाता है, बाहर उत्सर्जन किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है आपका उत्सर्जन तंत्र के बारे में, इतना ही है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि क्लास को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। आई होप आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।